हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एग्ज़ाम के दिन बहुत ही करीब हैं। 2 से 3 दिन ही आपके पास प्रिपरेशन के लिए बचे हैं। इस सिंगल वीडियो में आपका सभी करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक जगह संकलित कर दिया गया है, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। और 1 से 2 बार अगर यदि आप देखते हैं तो 40 के 40 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में सही करके आएंगे। इस वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य की सभी घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की सभी घटनाएं, सभी आंकड़े, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया बजट, ठीक। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिपोर्ट, नोबेल प्राइज़, सभी पुरस्कार, सभी सम्मेलन, सभी सूचकांक और फॉरेस्ट रिपोर्ट, सभी मिनरल्स डेटा और सभी एग्रीकल्चर डेटा। बिहार राज्य विशेष करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट बिहार राज्य विशेष करंट अफेयर, सभी एक सिंगल वीडियो में अरेंज करके आपको दे दिया गया है। इसे 1-2 बार अगर यदि आप सुनते हैं तो इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम का, ठीक है। लास्ट टाइम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ मत लिखिए, कुछ मत करिए, बस इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखें। साथ ही यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है, ठीक है, आपकी तैयारी मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स में बेनिफिशियल ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में बेनिफिशियल ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग मोटिवेट होते हैं। साथ ही एक चीज़ और अपेक्षा होगी आपसे कि आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी जुड़े हैं, इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं, सभी को शेयर करें, क्योंकि लास्ट के 3 दिन में अगर आप 5 मिनट भी इन्वेस्ट करते हैं तो सभी का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ज़रूर इसको पहुंचाएं। आपसे हम इतनी तो अपेक्षा कर सकते हैं, ठीक, कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं वहाँ पे ज़रूर पोस्ट करें। यदि आप लिंक नहीं शेयर कर सकते किसी भी ग्रुप में, तो वहाँ इतना मैसेज तक पहुँचा दें कि आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल का मास्टर वीडियो आप अवश्य देखें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। और आगे आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो अगर पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट में बेनिफिशियल ज़रूर लिखें। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी को हमने एक सिंगल इसमें कवर कर दिया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है कि अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक आया है। इसमें जो पहली पोजीशन पे आए हैं, रैंक आई है, तो ये हरियाणा की आई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हर घर नल का जल कार्यक्रम में जो शीर्ष रैंक पाया है राज्य, वो है कौन है? गोवा। तो दो चीज़ें हमने देखी, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? हरियाणा। और हर घर नल का जल में अगर हम रैंकिंग में देखें तो गोवा टॉप पे है। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंडिया में बनाया जा रहा है। ये कहाँ बनाया गया है? असम के जोगीघोपा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है असम के जोगीघोपा में। नेक्स्ट है आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग आई हुई है। आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग आई है। इसमें पहले नंबर पे है बीजापुर, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। बीजापुर जिला है छत्तीसगढ़ का। और अगर हम बिहार के क्रम में बात करें तो बिहार में नवादा है, वो 4th पोजीशन पे है। कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए राम जन्मभूमि से संबंधित 2 डेट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, वो डेट कौन सी थी? 9 नवंबर 2019। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 2019। दूसरा है राम जन्मभूमि में जो मंदिर का शिलान्यास हुआ है वो किस डेट को हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 2020। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग हुई है, आई है। इसमें लगातार 4 वर्षों से मध्य प्रदेश का इंदौर प्रथम स्थान पे है। जो भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको 102 बार आप सुन लीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर हम गंगा किनारे बसे शहरों को देखें, गंगा किनारे अगर बसे शहरों को देखें तो इसमें सबसे जो तीसरे स्थान पे आया है वो मुंगेर है, बिहार। मुंगेर जिला है बिहार का। और अगर हम इस श्रेणी में बिहार का स्थान देखें, स्वच्छता सर्वेक्षण में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान देखें तो ये 12वां है। याद रखिएगा, 12वां नंबर है किस श्रेणी में? बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर हम 10 लाख से कम आबादी वाला देश का सबसे गंदा शहर देखें, 10 लाख से कम आबादी वाला देश का सबसे गंदा शहर, तो बिहार का गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है वो है कौन है? केरल। और सबसे निचले स्थान पर अगर हम देखें तो कौन है? बिहार। तो याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में जो सबसे पहले स्थान पे है वो है केरल, और सबसे लास्ट स्थान पे कौन है? बिहार। नेक्स्ट है सुशासन सूचकांक। सुशासन सूचकांक है, इसमें जो बड़े राज्यों के क्रम में अगर हम देखें तो प्रथम स्थान पे कौन है? तमिलनाडु। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार कौन से नंबर पे है? 15वें नंबर पे। तो ये याद रखिएगा दो चीज़ें। देखिए, अभी देश में जो पुलिस थाने हैं उनकी भी रैंकिंग निकाली गई है। तो इसमें अगर हम देखें कि टॉप पे कौन है, तो टॉप पे एबरडीन है, थाना है। ये कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। तो याद रखिएगा कि जो पुलिस थानों की सूची निकाली गई है उसमें टॉप पे कौन है? एबरडीन थाना है, अंडमान निकोबार का। देखिए, केरल राज्य तीन चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है इस बार। आप याद रखिए इन तीनों चीज़ों के एक साथ केरल से जोड़ के, कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में टोटली हाईटेक करने में, जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है सरकारी स्कूलों के द्वारा, उसको टोटल हाईटेक करने वाला पहला राज्य देश का कौन बना है? केरल बना है। दूसरा है सौर ऊर्जा से संचालित छोटी ट्रेन चालू करने वाला कौन सा देश का राज्य है? केरल है। तीसरा देखें तो सब्जियों और फलों का एक तरह से आधार मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य, सब्जियों और फलों का आधार मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। तो केरल इन तीन चीज़ों के लिए काफ़ी चर्चा में है। सौर ऊर्जा से छोटी ट्रेन चलाया है, एमएसपी निर्धारित किया है, और सार्वजनिक जो शिक्षा प्रणाली है उसको पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। नेक्स्ट देखें, अगर हम सौर ऊर्जा की ही बात कर रहे हैं तो सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला हवाई अड्डा की अगर बात की जाती है तो ये कौन है? पुडुचेरी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत की पहली किसान ट्रेन चलाई गई है। ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिहार का टर्म जुड़ा हुआ है, बिहार का एक जिला जुड़ा हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर तक चलाई गई है। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक देश में दूसरी ट्रेन भी चलाई गई है, किसान ट्रेन। तो ये वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? वो नई दिल्ली से अमरावती चलाई गई है। नई दिल्ली से अमरावती चलाई गई है, और ये दक्षिण भारत की प्रथम और देश की द्वितीय किसान रेल ट्रेन है। ये क्या होते हैं? एक तरह से कोल्ड स्टोरेज होते हैं। इसमें जो किसानों की जो सब्जियां, फल या मांस जो ख़राब होने वाला होता है वो एक तरह से स्टोर कर दिया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुचारू रूप से परिवहित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला गया है। ये कहाँ खोला गया है? तो केरल के अंगमाली में खोला गया है। इसका क्या उद्देश्य है? केरल के अंगमाली में खोला गया है, ये आपको याद होना चाहिए। इसका उद्देश्य है महिला उद्यमिता में तेजी एवं लिंग समानता में को बनाए रखना है। ठीक है, महिला उद्यमिता में तेजी एवं लिंग समानता को उसको बनाए रखना है। तो उसके लिए देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है कि अभी साक्षरता पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2020। साक्षरता पर आई है, इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? केरल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अंतिम स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो प्रथम और अंतिम याद रखिएगा, प्रथम है केरल और अंतिम कौन है? आंध्र प्रदेश। केरल को 96.2% मिला है, और हमारे लिए इससे भी इम्पोर्टेंट है कि बिहार को कौन सा स्थान मिला है। तो बिहार को जो परसेंटेज है वो 70.9% मिला है। तो साक्षरता पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रथम केरल, अंतिम आंध्र प्रदेश, और बिहार को कितना परसेंट मिला है? 70.9। नेक्स्ट है, देखिए, देश का पहला टायर पार्क बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? देश का है, पहला बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। पहली सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का एक पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है। ये भी पहला है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड के मनुस्यारी में। उत्तराखंड के मनुस्यारी में बनाया गया है देश का पहला लाइकेन पार्क। इसी तरह देश का पहला कवक पार्क भी बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? ये उत्तराखंड में नैनीताल में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत से बाहर अगर हम देखें, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? तो ये लॉस एंजल्स अमेरिका में बनाया गया है। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अगर बात करें तो ये कहाँ बनाया गया है? अमेरिका में बनाया गया है और लॉस एंजल्स में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। एक इंडिया रैंकिंग आई है सभी इंस्टीट्यूशन को लेके, जितने की शिक्षण संस्थान हैं उनको लेके। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें समग्र
श्रेणी में, मतलब सभी को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो उसमें टॉप पे कौन आया है, पहले स्थान पे आया है। सभी शिक्षण संस्थानों को एक साथ जोड़ के अगर रैंकिंग निकाली गई है तो आईआईटी मद्रास है। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास किस में आया है, इंडिया रैंकिंग में। और अगर हम विश्वविद्यालय की केवल बात करते हैं तो आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु जो है विश्वविद्यालय की श्रेणी में है। और समग्र श्रेणी में अगर हम देखें तो आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो हमारे लिए पन्ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2020, इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो मिजोरम। अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ देखते हैं तो पहले स्थान पे कौन है, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए एकदम से, 9.02 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगी, मनाली को पूरे वर्ष लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ेगी। ठीक है, 9.02 किलोमीटर है और मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगी। ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है। नेक्स्ट देखते हैं, एक रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है। ये कहाँ शुरू की गई है, ये शुरू की गई है गुजरात में शुरू की गई है। रो पैक्स फेरी सेवा भी है और रोरो फेरी सेवा भी है। ठीक है, दोनों ये कहाँ शुरू की गई है, गुजरात में शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय बनाया गया है। गंगा संबंधित है और गंगा अवलोकन संग्रहालय बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है, हरिद्वार उत्तराखंड, हरिद्वार के उत्तराखंड के चंडी घाट में बनाया गया है। तो याद रखिएगा कहाँ बनाया गया है, उत्तराखंड, हरिद्वार के उत्तराखंड में। नेक्स्ट है सिक्किम की एक मिर्ची है, उसको जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। इसका नाम क्या है, डल्ले खुरसानी। डल्ले खुरसानी है, ये सिक्किम की है, याद रखिएगा कहीं और की नहीं, सिक्किम की है डल्ले खुरसानी, इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने किया है अभी स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन। स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है, ये किसके लिए किया गया है, तो जैन आचार्य हैं विजय वल्लभ सुरीश्वर जी हैं, इनके लिए स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है, राजस्थान में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभी बाघ गणना रिपोर्ट आई है, बाघ गणना रिपोर्ट आई है। इसका नाम क्या है, पहले तो ये किस क्रम की है, ये चतुर्थ रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट फॉर 2018। ठीक है, तो ये इसका नाम है। और इसके अकॉर्डिंग देश में अब कितने जो है टाइगर बचे हुए हैं, तो 2967 टाइगर्स बचे हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेटा, 2967। और पूरे विश्व में अगर देखें तो 70% आबादी भारत में पाई जाती है। ठीक, भारत में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश है। और अगर कोई एक टाइगर रिजर्व पूछा जाता है, तो एक टाइगर रिजर्व सिंगल में पूछा जाता है तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। राज्य पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश है। अगर एक सिंगल टाइगर रिजर्व में पूछा जाता है कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो वो जिम कॉर्बेट में। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट हुआ है। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसको 1-2 बार ज़रूर देखें और बस केवल देख लें, लिखें ना ही, क्योंकि लिखने से चाहे आपको ध्यान उसमें लगेगा। ऐसे जल्द से जल्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो इसमें कवर करा दी गई है, उसे भी आप ज़रूर 1 से 2 बार सुनें। और इसको सुनने के बाद, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, मास्टर वीडियो के बाद आपके जो 40 क्वेश्चन हैं वो सही होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। 1 से 2 बार ज़रूर देखें। देखिए, पहली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, मैक्सिको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उनके लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मैक्सिको, याद रखिएगा, मैक्सिको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूएई परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया। यूएई परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला अरब का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अभी एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एक न्यूज़ में है नूर वन काफ़ी न्यूज़ में है। ये क्या है, ये ईरान का एक उपग्रह है। कहाँ का है, ईरान का एक उपग्रह है। याद रखिएगा आप,
नेक्स्ट है एक रिपोर्ट है, द कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड, द कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड। इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो दक्षिणी सूडान में एक प्लेट की कॉस्ट है खाने की, वो सबसे महंगी है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिपोर्ट का क्या नाम है, द कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड, और इसमें दक्षिणी सूडान सबसे महंगी वहाँ पे खाने की एक प्लेट है इस सर्वे के अकॉर्डिंग। भारत 28वें नंबर पे है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ है। किसके मध्य हुआ है, इजराइल और यूएई के बीच में। ये यूएई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में, अब्राहम एकॉर्ड में किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो इजराइल और यूएई के मध्य हुआ है। नेक्स्ट देखें अगर तो WTO का 25वां पर्यवेक्षक देश कौन बना है, तो तुर्कमेनिस्तान बना है। WTO का 25वां पर्यवेक्षक देश कौन बना है, तो तुर्कमेनिस्तान बना है। IMF का 190वां सदस्य बना है, कौन बना है, अंडोरा। ठीक है, अंडोरा बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है, तो मध्य अमेरिकी राज्य है, क्या है, निकारागुआ। मध्य अमेरिकी राज्य है निकारागुआ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट न्यूज़ है नेट कार्बन एमिशन 2050 तक कम करने में के संदर्भ में दो देशों के नाम काफ़ी चर्चा में है। नेट कार्बन एमिशन 2050 तक कम करने के रिस्पेक्ट में दो देशों के नाम काफ़ी चर्चा में है। पहला है जापान, जिसने इसे किया है, पहला जापान ने किया है नेट कार्बन एमिशन को 2050 तक कम करना। और दूसरा अगर हम देखें तो ये है दक्षिण कोरिया। तो ये दोनों नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला है जापान, दूसरा है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी परमाणु रिएक्टर बाराका जो है काफ़ी न्यूज़ में है। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, यूएई के द्वारा। ठीक है, यूएई के द्वारा। और अभी हाल ही में सिक्कों पर महात्मा गांधी के चित्र कौन सा देश जो है लॉन्च कर रहा है, तो ये है ब्रिटेन। सिक्कों पर महात्मा गांधी का चित्र लॉन्च कर रहा है, कौन है, ब्रिटेन। किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट है जंगली पोलियो वायरस से पूरी तरह से मुक्त हो गया है, कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। जंगली पोलियो वायरस से मुक्त हो गया है पूरी तरह से, कौन है, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक के तौर पर विलिंगटन में बनाया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, विलिंगटन में। ठीक है। नेक्स्ट है कैथरीन डी सुल्वीन का नाम याद रखिएगा, कैथरीन डी सुल्वीन। इन्होंने अभी मारियाना ट्रेंच में मारियाना ट्रेंच को पार किया है, कौन है, कैथरीन डी सुल्वीन। ठीक है, कैथरीन डी सुल्वीन का नाम याद रखिएगा, ये मारियाना ट्रेंच से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला देश, दुनिया का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे तथा कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। ठीक है। अर्जेंटीना इस बार काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि इसने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सूखा गेहूं है उसको मान्यता प्रदान कर दी है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। क्या किसने किया है, अर्जेंटीना ने किया है। नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका संबंध बिहार से है, तो इन्होंने क्या है कि भारतीय मूल के वेवल राम कलावन सेशल्स के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। भारतीय मूल के वेवल राम कलावन सेशल के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो भी है वो इसमें जो है जल्दी आपको दे दिया जाएगा। देखिए सूचकांक से एक से दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम इसको एकदम इजी तरीके से समझते हैं। केवल 12 सूचकांक को यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, जिसको एकदम रट लीजिए, इससे बाहर आपका कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अगर तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक। इसमें हम बस दो चीज़ें देखेंगे कि कौन टॉप पे है और इंडिया की कौन सी रैंक है। आपके लिए लास्ट टाइम बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालिए। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में अगर देखें तो सबसे भूखा देश कौन सा है, बेलारूस। और भारत का क्रम कौन सा है, 94th। तो भारत की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो बेलारूस याद रखिएगा भुखमरी में। और कौन है, भारत है 94th। वैश्विक शांति सूचकांक अगर देखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स में अगर हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड सबसे शांत देश है। और भारत की स्थिति कौन सी है, 62nd 62वीं स्थिति है भारत की।
मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में अगर हम देखें ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, तो सिंगापुर का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो सबसे अच्छा है और भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। कौन सी रैंक है? 116वीं, 116। नेक्स्ट देखें ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में देखें वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छी पोजीशन किसकी है? स्विट्ज़रलैंड की और भारत की स्थिति कौन सी है? 48, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले पोजीशन पे है स्वीडन और भारत की स्थिति कौन सी है? 117वीं, 117। लोकतंत्र सूचकांक में अगर हम देखें डेमोक्रेसी इंडेक्स में, तो पहले स्थान पे है नॉर्वे और इंडिया की रैंक कौन सी है? 91 रैंक है लोकतंत्र सूचकांक पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। इसमें पहले पोजीशन पे कौन है? आइसलैंड, ठीक है, इसमें पहले पोजीशन पे कौन है? आइसलैंड। इंडिया की कौन सी रैंक है? 112, 112। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, विश्व प्रसन्नता सूचकांक है, इसमें पहले पोजीशन पे कौन है? फिनलैंड। भारत की पोजीशन कौन सी है? 144वीं, ठीक है, 114। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले पोजीशन पे कौन है? न्यूजीलैंड। इंडिया की रैंक कौन सी है? 63rd। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहली रैंक है न्यूजीलैंड की, इंडिया की कौन सी रैंक है? 63rd। अब कुछ पर्यावरण संबंधित जो है सूचकांक हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी सूचकांक होते हैं वो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो 3 है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस इंडिया का ख़राब है इस पोजीशन में, तो आप याद रखिएगा कि परफॉर्मेंस इंडिया का ख़राब है तो रैंक क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। तो पहले पोजीशन पे कौन है? डेनमार्क। और इंडिया की रैंक कौन सी है? 168। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसका प्रदर्शन सूचकांक बनाया गया है, तो इसमें पहले पोजीशन पे है स्वीडन और इंडिया की रैंक कौन सी है? 9th, ठीक है, इंडिया की रैंक है 9th, पहले पोजीशन पे है स्वीडन। नेक्स्ट है लास्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, तो याद रखिए इसमें पहले पोजीशन पे है जापान और इंडिया की रैंक है 5th। लास्ट हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक, देखते हैं मानव विकास सूचकांक, तो इसमें पहले पोजीशन पे है नॉर्वे, इंडिया की रैंक है 131, 131। मानव विकास सूचकांक पे नॉर्वे फर्स्ट पे है, भारत की रैंक कौन सी है? 131वीं, 131, ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख सूचकांक हैं, इसको एक बार और सुन लीजिएगा, इससे 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए प्रमुख सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, और आपसे एक से 2 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे कि ब्रिक्स कहाँ हुआ, G20 कहाँ हुआ, या फिर SCO का कहाँ हुआ, ठीक है। तो एक बार हम इसे एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए पहला हम देख लेते हैं ब्रिक्स का इस बार का जो 12वें नंबर का सम्मेलन हुआ है, देखिए ब्रिक्स का 12वें नंबर का अगर सम्मेलन हुआ है तो ये रूस में हुआ है, और 12 के बाद अगर 13 होगा तो देखिए जो ब्रिक्स का नंबर होता है BRICS, तो अगर 12वां नंबर R में आ रहा है तो 13वां नंबर जो उनका अल्फ़ाबेट होता है उसी के अकॉर्डिंग ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित होता है। जैसे मान लीजिए 12वां हो रहा है ब्रिक्स, BRICS, तो B के बाद R के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा आ रहा है? I, ब्रिक्स में। तो 13वां जो होगा वो इंडिया में होगा, 14वां होगा जो C होगा तो चाइना में होगा, ठीक है, इसी क्रम में इसको याद रखिएगा, तो ब्रिक्स कभी नहीं भूलेगा। तो 12वां रूस में हुआ है, 13वां इंडिया में होगा। नेक्स्ट देखते हैं 17th आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है। तो एक चीज़ पहले मोटा समझ लीजिए कि आसियान के जो दो सम्मेलन हुए हैं इस बार, दोनों ही वियतनाम में हुए हैं, ठीक है। तो ये 17वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है, ये वियतनाम में हुआ है। इसके साथ जो 36वीं आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, ये हनोई वियतनाम में हुआ है। तो दोनों याद रखिएगा कि आसियान का अगर कुछ भी पूछा जाता है तो ये वियतनाम में है, हनोई को भी याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस बार का जो 51वां सम्मेलन होने वाला है, ये इस बार शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये कब होगा? ल्यूरसन, कहाँ होगा? ल्यूरसन स्विट्ज़रलैंड में। हर बार ये दावोस में होता था, इस बार इसका स्थान चेंज किया गया है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ल्यूरसन स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये इंडिया में हुआ है, दिल्ली में, ठीक है। SCO का अगर हम देखें 20वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये रूस में हुआ है। SCO का 20वां सम्मेलन होगा, ये कहाँ हुआ है? रूस में। नेक्स्ट देखते हैं G20 का भी देख लेते हैं। G20 अगर इस बार आपसे पूछा जाता है तो आप बस आंख बंद करके क्या मार के आएंगे? सऊदी अरब, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है, लेकिन कहाँ से हुआ है? सऊदी अरब से। लास्ट है एपेक का, अगर हम देखें एपेक का इस बार का मेज़बानी किसने की है, तो ये मलेशिया ने की है।
तो इतना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब इसे एक बार और सुन लीजिएगा। 12वां ब्रिक्स कहाँ हुआ था? रूस में। 13वां कहाँ हुआ है? इंडिया में होगा। 17वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वियतनाम में। 36वां आसियान कहाँ होगा? हनोई वियतनाम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो 51 है ये कहाँ पे हुआ है? ल्यूरसन स्विट्जरलैंड में। जगह चेंज हुई है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ल्यूरसन याद रखिएगा। और विश्व सतत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। SCO का होगा 20वां हुआ है रूस में। और G20 का कुछ भी पूछा जाता है, पर्यावरणीय पूछा जाता है या विदेशी मामलों का, सभी सऊदी अरब में हुआ है। एपेक का कहाँ हुआ है? मलेशिया में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा। पुरस्कारों के क्रम में अगर हम देखें तो कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं जो हर बार जो है न्यूज़ में रहते हैं, हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उनके क्रम में अगर हम देखें तो इस बार का सर्वश्रेष्ठ है, पहले है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार अगर हम देखें साहित्य के क्षेत्र में तो इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को मिला है। और शांति का अगर हम देखें तो शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, जिन्होंने भुखमरी को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण योगदान उठाए हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र का अगर हम देखें इस बार का नोबेल पुरस्कार तो R मिलग्रोम को दिया गया है और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। R मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। ठीक है। इन्होंने क्या किया है? नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए कार्य किया है, इसी के रिगार्डिंग इनको दिया गया है। तो हमने 3 चीज़ देखा अभी, साहित्य का, शांति का, अर्थशास्त्र का। ठीक है। अगर हम रसायन के क्षेत्र में देखें तो रसायन का इस बार का जो नोबेल पुरस्कार है वो जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। तो किस लिए दिया गया है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए अब कि जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया था। किसे दिया गया है? इमैनुएल कारपेंटियर को और जेनिफर डार्डना को। ठीक है। जेनिफर डार्डना को और इमैनुएल कारपेंटर को दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है तो चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है वो हेपेटाइटिस के टीके की खोज के लिए दिया गया है। हेपेटाइटिस टीके की खोज के लिए दिया गया है। किसे किसे दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है, माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस को। माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस को। नेक्स्ट है जो भौतिकी का इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी 3 लोगों को दिया गया है। तो अमेरिका के रोजन पेनरोज, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इनको ब्लैक होल से संबंधित कार्य के लिए दिया गया है, अमेरिका के रोजन पेनरोज को। और साथ में जो 2 अन्य लोग हैं रेनहार्ड गेंजेल और एडिया गेज, इनको आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। ठीक, आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। तो एक बार फिर से अगर हम देख लेते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? हेपेटाइटिस सी के टीके की खोज के लिए। भौतिकी में भी 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें कि रोजन पेनरोज हैं, इनको जो है ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए, और रेनहार्ड गेंजेल और एडिया गेज को आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट खोज करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है तो 2 महिलाओं को दिया गया है, और जिसमें इमैनुएल कारपेंटियर है और जेनिफर डार्डना है, जिनको जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। साहित्य का लुइस ग्लुक को और शांति के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। अर्थशास्त्र का जो है दिया गया है पॉल R मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को। किस लिए दिया गया है? नीलामी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस बार का जो 68वां मिस यूनिवर्स दिया गया है, ये किसे दिया गया है? जोजीबिनी टुंजी को। जोजीबिनी टुंजी को, जो दक्षिण अफ्रीका की हैं, ये क्या बनी है? मिस यूनिवर्स बनी है 2019 में। इसका नंबर याद रखिएगा, 68 मिस यूनिवर्स हैं। कौन बनी है? जोजीबिनी टुंजी। मिस वर्ल्ड देख लें 2019 का खिताब किसे दिया गया है तो टोनी एन सिंह को दिया गया है, जो कहाँ से संबंधित हैं? जमाइका से। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस बार का जो बुकर पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को। डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है, ये स्कॉटिश लेखक हैं, और इनकी जिसके लिए दिया गया है उसका नाम क्या है? सुगी बेन। सुगी कृति जो है इनकी, सुगी बेन। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, 2019 का है, इसके बाद नहीं दिया गया अभी तक। तो 55वां नंबर याद रखिएगा, 55वां ज्ञानपीठ दिया गया है अकीतम अच्युतन को। 29वां सरस्वती सम्मान अगर हम देखें तो वासुदेव मोही को दिया गया है चेकबुक के लिए। 29वां सरस्वती सम्मान अगर हम देखें तो वासुदेव मोही को दिया गया है चेकबुक के लिए। 29वां व्यास सम्मान अगर हम बात करते हैं तो ये नासिरा शर्मा कागज की नाव के लिए दिया गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और है प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है इस बार। प्रोफेसर PC महालनोबिस, ये किसे दिया गया है? RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया है 2019। ये किसे दिया गया है? डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट देख लेते हैं एक ICC हॉल ऑफ फेम। ICC हॉल ऑफ फेम इस बार 3 लोगों को दिया गया है।
कौन कौन है? दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस, पाकिस्तान के जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं इलीसा स्टालिकर। ठीक है, तो ये हमारा खेल परिदृश्य और प्रमुख पुरस्कार इसी में कवर हो गया है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको एक दो बार और सुन लीजिएगा तो आपके इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। भविष्य में यदि हम देखें तो कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, साथ में जो यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है। इसके साथ ही आईपीएल और जो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके साथ ही क्रिकेट के संबंधित कुछ विजडन लीडिंग क्रिकेटर के अवार्ड दिए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। इसमें 5 लोगों को दिया गया है। पहले हैं रोहित शर्मा, दूसरे हैं विनेश फोगाट, तीसरे हैं रानी रामपाल, चौथी हैं मरियप्पन थांगवेलु और 5वें हैं मोनिका बत्रा। अगर हम इनके खेलों के क्रम में देखें तो रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं, विनेश फोगाट पहलवानी से हैं, रानी रामपाल हॉकी की महिला खिलाड़ी हैं, मरियप्पन थांगवेलु जो है पैरा एथलीट है और मोनिका बत्रा अगर हम देखें तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीपीएससी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या किसी भी राज्य पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि यूएस ओपन कौन जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है, फ्रेंच कौन जीता है और विंबलडन कौन जीता है। तो अगर हम सिंगल की बात करें, हम 4 श्रेणी में देख रहे हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन। तो विंबलडन एक ऐसा है जो अभी 2019 तक ही हुआ है, उसका 2020 का आंकड़ा नहीं आया है। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं यूएस ओपन। यूएस ओपन में अगर हम मेंस सिंगल में देखें तो डोमिनिक थियम ने जीता है। डोमिनिक थियम ने जीता है। ठीक है, यूएस ओपन किसने जीता है मेंस में? डोमिनिक थियम ने। और अगर हम वुमेन की बात करें तो नाओमी ओसाका। याद रखिएगा दोनों नाम कि यूएस ओपन अगर हम देखें तो डोमिनिक थियम है और नाओमी ओसाका। वही अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन को देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन 2019 वाले में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 और विंबलडन 2019 को अगर हम एक साथ पढ़ें तो हमारे लिए ज़्यादा सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नोवाक जोकोविक दोनों में जीते हैं मेंस में। ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन में अगर हम एक साथ देखते हैं तो नोवाक जोकोविक दोनों में जीते हैं। साथ ही साथ अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 को देखते हैं तो बस एक नाम याद रखिएगा, सोफिया। वुमेंस में अगर कोई जीता है तो वो सोफिया। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आप टिक करने भर के एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद अगर हम विंबलडन का 2019 में वुमेन देखें तो सिमोना हालेप। ठीक है, सिमोना हालेप। विंबलडन 2019 का जीता है नोवाक जोकोविक मेन में और सिमोना हालेप ने जीता है वुमेंस में सिंगल में। नेक्स्ट है अगर हम फ्रेंच ओपन के देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2020 देखते हैं तो राफेल नडाल ने जीता है और वुमेंस में देखें तो ईगा स्वितेक ने जीता है। स्वितेक। ठीक, तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यूएस ओपन अगर हम देखते हैं 2020 कौन जीता है? डोमिनिक थियम और नाओमी ओसाका वुमेंस में। ऑस्ट्रेलियन ओपन देखें 2020 तो नोवाक जोकोविक और सोफिया वुमेंस में। विंबलडन 2019 का देखते हैं तो नोवाक जोकोविक और सिमोना हालेप वुमेंस में। फ्रेंच ओपन अगर हम देखते हैं 2020 का राफेल नडाल और ईगा स्वितेक। ठीक है, ईगा स्वितेक। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट देखते हैं आईपीएल का तो आईपीएल इस बार का जो है मुंबई इंडियंस ने जीता है, जो उसका 5th टाइटल है। साथ ही साथ 2 और इम्पॉर्टेंट है कि इस बार का ऑरेंज कैप किसे मिला है तो केएल राहुल को, और पर्पल कैप किसे मिला है तो किगासो रबांडा को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स देख लेते हैं। तो इसका आयोजन इस बार गुवाहाटी असम में किया गया है। ठीक, इसका शुभंकर कौन है? जय और विजय। प्रथम स्थान पे कौन जीता है? आया है महाराष्ट्र। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 78। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र 78। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये तो 2020 का था। 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगा? तो ये हरियाणा में होगा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप देखें, 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो 2023 में होगा। यह कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये भारत में आयोजित होगा। 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित होगा कहाँ पे? 2023 में भारत में। 22 नंबर याद रखिएगा, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 22 फीफा अगर हम देखें कहाँ पे आयोजित किया जाएगा फीफा फुटबॉल, तो ये 2022 में आयोजित होगा कतर में। 22वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? 2022 में कतर में। अगर हम महिला के क्रम में देखें फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 39वें राष्ट्रीय खेल जो 2022 में संपन्न होंगे, ये कहाँ पे आयोजित होंगे? 39वें राष्ट्रीय खेल
तो ये मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हम क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट देखें कि किसने क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट पाया है, अभी किसने पाया है, रिकॉर्ड प्राप्त किया है, तो यह है जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के। क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट पाए हैं तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड से। नेक्स्ट है कि अगर हम 500 विकेट के क्लब में देखते हैं टी20 में 500 विकेट पाए हैं अभी हाल ही में, तो ये ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, साथ ही साथ दो और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अगर हम विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखें, अवार्ड देखें, विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान देखें, तो ये इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को दिया गया है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स इस बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पाए हैं। नेक्स्ट है, अगर हम विजडन के द्वारा अगर भारत में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर का खिताब इस बार दिया गया है तो वह राहुल द्रविड़ को दिया गया है। तो इतना ही पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है खेल परिदृश्य से। ठीक है, इसे एक दो बार तो और सुन लीजिएगा तो आपका ये चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए, कोरोना इस बार का हॉट टॉपिक है और कोरोना संबंधित अगर हम प्रमुख जो है आंकड़े देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार के एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो हम इसको एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए, पहला है कि WHO ने वैश्विक महामारी कब घोषित किया कोरोना को, तो डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 को कोरोना को WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया। अब हम भारत के क्रम में अगर देखें तो भारत में अगर हम पहला मामला देखते हैं तो ये कहाँ पे मिला है, केरल में। भारत में पहला मामला कहाँ मिला है, केरल में। अगर हम पहली मौत की बात करें कि भारत में कोरोना से पहली मौत हुई है तो ये कहाँ पे हुई है, कर्नाटक में। भारत में पहला मामला मिला है केरल में, लेकिन पहली मौत हुई है कर्नाटक में। अगर हम देखें कि इससे संबंधित एक्ट कौन सा था, तो महामारी एक्ट 1897, याद रखिएगा, महामारी एक्ट 1897। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, तो ये 22 मार्च को जनता कर्फ्यू भारत में पहली बार लगाया गया था। नेक्स्ट है लॉकडाउन पहली बार से कब प्रभावी हुआ है, तो 24 मार्च 2020 से। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस बार के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इनको याद रखिएगा। पहली है 11 मार्च को जब WHO ने वैश्विक महामारी घोषित की, फिर 22 मार्च जनता कर्फ्यू, 24 मार्च को लॉकडाउन पहली बार प्रभावी हुआ 21 दिनों के लिए। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला अगर हम राज्य की बात करें, कौन राज्य है, तो ये हरियाणा है। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये हरियाणा। पंजाब ने पूर्ण कर्फ्यू पहली बार लगाया था, तो ये पहला राज्य है देश का जिसने पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। किसने लगाया था, पंजाब ने। नेक्स्ट देखें अगर हम कि लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, कर्फ्यू तो लगाया था पंजाब ने, लेकिन अगर लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य हम देखें तो ये राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इसके टीकाकरण या फिर इसकी दवाइयों के बारे में, तो स्पुतनिक बी रूस ने खोजा है, इसकी एक दवाई है। और नेक्स्ट है कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये ब्रिटेन बन गया है। आपके लिए एक लास्ट इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में अगर हम देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है ये टोटली कोरोना से अभी तक बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो ये हमारा कोरोना संबंधित प्रमुख जितने भी आंकड़े हैं वो हमने देख लिया है। एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, जनसंख्या संबंधित आंकड़ों में हम पहले इंडिया के जनगणना आंकड़ों को देखते हैं, फिर बिहार की जनगणना के आंकड़ों को देखेंगे। ठीक है, दोनों को इसी में कवर कर देंगे, बहुत ही कम समय में आपका करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल उसको हम देखेंगे। देखिए, इंडिया सेंसस की अगर हम बात करें तो 1921 को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। ठीक है, जो फैक्ट बताए जा रहे हैं रट लीजिए इसको, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। 1921 को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। भारत का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें विश्व के रिस्पेक्ट में तो 2.4% है, केवल 2.4% वर्ल्ड का क्षेत्रफल है भारत में। ठीक है, और क्षेत्रफल के क्रम में अगर हम देखें तो भारत का जो स्थान आता है वो 7th पोजीशन पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, इससे बड़े 6 अन्य देश हैं। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो भारत की 10 की वृद्धि दर 17.7% है, 17.7%। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। क्षेत्रफल के क्रम में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा अगर हम देखें क्षेत्रफल के क्रम में तो गोवा है, बड़ा राजस्थान, छोटा गोवा। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है, अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन है, लक्षद्वीप। तो ये हमारी क्षेत्रफल की बातें हो गई। अगर हम जनसंख्या के क्रम में देखें तो जनसंख्या के क्रम में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम। जनसंख्या के क्रम में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, छोटा कौन सा है, सिक्किम। वहीं बिहार भी जो है कौन से नंबर पे आता है, बिहार अगर हम देखें तो 3rd नंबर पे आता है जनसंख्या के क्रम में। केंद्र शासित प्रदेशों को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ रहती है तो दिल्ली में रहती है, केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे कम कहाँ रहती है, तो लक्षद्वीप में।
याद रखिएगा। तो हमने दो चीज़ें देखी हैं, पहले क्षेत्रफल में देख लिया सबसे बड़ा कौन सा था राजस्थान, छोटा कौन सा था गोवा। जनसंख्या के क्रम में सबसे बड़ा कौन है यूपी और छोटा सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं दशकीय वृद्धि दर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, रट लीजिए पूरी तरह से। दशकीय वृद्धि दर अगर आपसे पूछी जाती है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो मेघालय में, और सबसे कम कहाँ पाई गई है, तो केरल में। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादर एवं नागर हवेली में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर रही है, और सबसे कम कहाँ की रही है, लक्षद्वीप में। ठीक है, तो अगर हम एक मोटा देखें तो अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम देखते हैं तो क्षेत्रफल के क्रम में हो, जनसंख्या के क्रम में हो, या दशकीय वृद्धि दर के क्रम में हो, तीनों में लक्षद्वीप कम है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट देखते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो देखें तो भारत का कितना है, 943। 943 याद रख लीजिए, रट लीजिए इसे। सेक्स रेशियो भारत का कितना है, 943। और अगर हम इसे शिशु शिशु सेक्स रेशियो देखते हैं, ठीक है, तो ये कितना है, 919। ठीक है, सेक्स रेशियो के क्रम में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो पाया जाता है, तो केरल। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पाया जाता है, लक्षद्वीप में, और सबसे कम दामन एवं दीव में। जनघनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो भारत की कितनी है, 382। याद रखिएगा, सेक्स रेशियो कितना था, 943, और जनघनत्व कितना है, 382। जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में, सभी को पता है, और रट लीजिए इसे, याद रख लीजिएगा। और अगर जनघनत्व सबसे कम की बात करें तो कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, दिल्ली में, और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता दर के बारे में। अगर हम साक्षरता दर देखें तो भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73%। 73%। इसी 73% में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो मेल की साक्षरता निकल जाती है, मेल साक्षरता निकल जाती है। 73 में 10 जोड़ेंगे तो 83% हो जाएगा, तो वो मेल की हो जाएगी, और 73 में 10 घटा देंगे तो वो फीमेल की हो जाएगी। तो 63% वुमेन जो होती हैं, फीमेल होती हैं, वो साक्षर हैं भारत में, और 83% मेल साक्षर हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य में पाई जाती है, तो केरल में, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो बिहार में। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता लक्षद्वीप में पाई जाती है, और सबसे कम दादर एवं नागर हवेली में पाई जाती है। वहीं अनुसूचित जाति के लोगों की अगर हम देखें तो भारत के पॉपुलेशन के क्रम में उनका कितना परसेंट है, तो 16.6%। 16.6%। सबसे ज़्यादा एससी जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, यूपी में पाए जाते हैं, और सबसे कम मिज़ोरम में। सबसे ज़्यादा यूपी में, सबसे कम मिज़ोरम में। प्रतिशतता के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा एससी जो होते हैं, अनुसूचित जाति के लोग, वो पंजाब में पाए जाते हैं, और सबसे कम मिज़ोरम में। तो एससी में अगर हम देखें तो ओवरऑल कम दोनों में, चाहे प्रतिशत के आधार पर देखें चाहे जनसंख्या के हिसाब से, दोनों मिज़ोरम में कम पाए जाते हैं, यूपी में ज़्यादा पाए जाते हैं, और प्रतिशतता के आधार पर पंजाब में पाए जाते हैं। अब अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो देश में इनकी जनसंख्या के हिसाब से 8.6% लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाए जाते हैं, एमपी में, और प्रतिशतता के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे कम ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो हैं वो यूपी में है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, यूपी में, और सबसे कम कहाँ रहती है, सिक्किम में। वहीं अगर हम प्रतिशतता के आधार पर देखेंगे, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, तो हिमाचल प्रदेश में, और सबसे कम गोवा में। नेक्स्ट देखें अगर हम शहरी जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या रहती है महाराष्ट्र में, सबसे कम रहती है सिक्किम में। वहीं अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या रहती है दिल्ली में, और सबसे कम रहती है लक्षद्वीप में। तो ये हमारा इंडिया सेंसस का डेटा हो गया। एक बार इसे फिर से सुन लीजिएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको दे के जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार सेंसस का। बिहार सेंसस का अगर हम डेटा देखते हैं तो बिहार सेंसस में अगर हम देखते हैं तो वृद्धि दर की बात करते हैं तो 25.4 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, 25.4। यहीं अगर हम भारत के से तुलना करते हैं तो भारत की कितनी थी, जो हमने पहले बताया था, 17.7। यहाँ पे कितनी है, 25.4। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला अगर जिले देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले अगर जिले देखते हैं तो ये मधेपुरा में सर्वाधिक वृद्धि है। उसके बाद सबसे कम कहाँ पे है, गोपालगंज में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मधेपुरा, सबसे कम गोपालगंज में। बिहार की टोटल जनसंख्या कितनी है, ये डाटा याद रख लीजिए, ये आएगा ही एग्ज़ाम में, कभी डायरेक्ट डेटा ही दे देगा आपको, क्योंकि बीपीएससी फैक्ट से खेलता है।
तो इसमें क्या है 10 10 40 99 452। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए 10 40 99 452, 10 40 99 452। और ये पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% है। 10 40 99 452 और ये पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% है। सर्वाधिक जनसंख्या अगर हम देखें तो बिहार के किस जिले में है, तो पटना में है। और सबसे कम कहाँ पे है, शिवहर में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में है, सबसे कम शिवहर में। जन घनत्व की बात करते हैं, जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बिहार की कितनी है 1106, बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहीं पे है। यहीं पे अगर हम इंडिया से तुलना करें तो इंडिया की कितनी थी 382। सबसे ज़्यादा जनगणना तो किस राज्य में जिले में है, तो ये शिवहर में है और सबसे कम कैमूर में है। सबसे ज़्यादा शिवहर में है, सबसे कम कैमूर में है। साक्षरता दर की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। 61.8% है। वहीं अभी हमने इंडिया के देखा था तो वहाँ कितनी थी 73%। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 61.8 में अगर आप 10 जोड़ देते हैं तो 71.2 आता है, वो किसकी हो जाती है मेल। और इसी में 61.8 में 10 घटा देते हैं तो मान के चलिए 51.5 ये किसकी हो जाती है फीमेल की। तो आप इसे याद रख सकते हैं 61 मेल की है, 71 मेल की है, 51 फीमेल की है। और बिहार की साक्षरता 61.8 है। साक्षरता के क्रम में ये सबसे आखिरी स्थान पाता है अगर ये रैंकिंग निकाली जाती है। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है, तो रोहतास की है। सबसे कम कहाँ की है, पूर्णिया की है। सर्वाधिक साक्षरता वाले लोग अगर पाए जाते हैं तो रोहतास में, सबसे कम कहाँ है, पूर्णिया में। सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो बिहार का सेक्स रेशियो कितना है 918। ठीक है, बिहार का सेक्स रेशियो कितना है 918। ठीक है। वहीं अगर इंडिया के क्रम की बात करें तो इंडिया में सेक्स रेशियो कितना था 943। ठीक है, इंडिया का 943 था, यहाँ कितना है 918, तो कम है, ख़राब कंडीशन है। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला ज़िला देखें तो गोपालगंज है। दूसरा सबसे कम कहाँ है, मुंगेर में। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो ग्रामीण में क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है 88.77%। 88.77% मतलब मैक्सिमम जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और नगरीकृत अगर हम देखें तो 11.33% लोग केवल नगर में रहते हैं। 11.33% लोग नगर में रहते हैं। नगरीकरण के मामले में देखें तो पटना सबसे ज़्यादा नगरीकृत शहर है और सबसे कम कौन सा है, शिवहर। रट लीजिए, पटना, शिवहर। एससी की पॉपुलेशन की बात करें बिहार में तो 15.9% जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या में एससी लोग रहते हैं, 15.9%। सबसे ज़्यादा एससी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो जिला कौन सा है, तो ये है गया। सबसे कम कहाँ एससी पॉपुलेशन पाई जाती है, तो वो शिवहर में। अगर हम वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो बिहार में 1.3% रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एसटी रहते हैं वो पश्चिमी चंपारण में, सबसे कम रहते हैं शिवहर में। धर्म आधारित अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी रहती है, हिंदू धर्म की रहती है। ठीक है, तो ये हमारा जनगणना संबंधी जितना डाटा है उसे हमने बहुत ही कम समय में आपका रिवाइज करा दिया है। इसे 1-2 बार सुन लें, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। देखिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में निकाली जाती है। ठीक है, अगर हम 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो ये अपने क्रम की 16वीं रिपोर्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल में बात करते हैं वृक्षावरण और वनावरण को जोड़ के, देखते हैं तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.56% पाया जाता है। ठीक है, 24.56% पाया जाता है। और अगर हम 2017 की रिपोर्ट की तुलना करते हैं 2019 वाली रिपोर्ट से तो इसमें जो प्रतिशत वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है वो 0.56% हुई है। 0.56% हुई है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम अभिलिखित वन क्षेत्र की बात करते हैं कि तो किस राज्य में सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उनमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और वहीं अगर हम देखें कि न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो वह गोवा में है। ठीक है, पहला हो गया जहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश अभिलिखित वन क्षेत्र और सबसे कम गोवा में। नेक्स्ट, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को दोनों को सबको जोड़ देते हैं की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र पाया जाता है तो वो अंडमान निकोबार में। अगर हम केंद्र शासित और राज्य सभी को जोड़ के रैंक बनाते हैं तो उसमें कौन पाता है, अंडमान निकोबार फर्स्ट पोजीशन पे है। और अगर हम दोनों को जोड़ते हैं स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश में और सबसे न्यूनतम देखते हैं तो लक्षद्वीप में अभिलिखित वन क्षेत्र है। तो ये 4 फैक्ट आपने देखा, मध्य प्रदेश
अभिलिखित वन क्षेत्र में प्रथम है अगर राज्य में की तुलना में देखा जाता है। न्यूनतम गोवा है। फिर अगर राज्य और संघ शासित दोनों क्षेत्रों को जोड़ देते हैं तो सबसे अधिक सर्वाधिक अभिलिखित क्षेत्र कहाँ का है, उसका अंडमान निकोबार का, और सबसे न्यूनतम लक्षद्वीप का। अगर हम रिपोर्ट के अनुसार देखें 2019 की रिपोर्ट को 2017 की तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा वनावरण में देखें तो सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। अगर रिपोर्ट की तुलना करते हैं तो सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक, और सबसे कमी वाला राज्य कौन सा है, मणिपुर। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, कर्नाटक में, और कमी कहाँ हुई है, मणिपुर में। और वहीं अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य देखते हैं तो वो मध्य प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं तो वो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है। फिर रिपोर्ट 2019 के अनुसार अगर हम सर्वाधिक वनावरण वाला प्रतिशतता वाले राज्य में देखते हैं तो लक्षद्वीप प्रथम स्थान पे है। अगर हम देखिए सर्वाधिक वनावरण देखते हैं तो मध्य प्रदेश में है, और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर हम प्रतिशतता के आधार पर देखते हैं सर्वाधिक वनावरण तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। ठीक। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य हैं मिजोरम। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में देखते हैं तो लक्षद्वीप है, और अगर हम केवल राज्य में देखते हैं तो मिजोरम है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे कम न्यूनतम वनावरण वाला क्षेत्र कहाँ पे है, हरियाणा में, और प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा में। तो दोनों जगह कौन सा है, हरियाणा है। लास्ट है सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है तो वह पश्चिम बंगाल में। इसी क्रम में हम बिहार की फॉरेस्ट रिपोर्ट भी देख लेते हैं साथ साथ, क्योंकि बिहार का भी डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर जो है वन पाए जाते हैं, तो 7.76% पे, 7.76% पे। पिछली रिपोर्ट से इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 0.09% की वृद्धि हुई है, जो कि बहुत कम है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला जिले का आंसर है कौन सा है, कैमूर है। और सर्वाधिक वनावरण अगर हम प्रतिशतता वाले जिलों में देखें तो जमुई में है। ठीक है सर। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण कहाँ का है, कैमूर में, और प्रतिशतता के आधार पर देखें तो जमुई में। नेक्स्ट देखें सबसे कम न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है, जहानाबाद। जहानाबाद में सबसे कम पाया जाता है, और प्रतिशतता में जहानाबाद प्रथम स्थान पे है। ठीक। प्रतिशतता में जहानाबाद प्रथम स्थान पे है। 2017 से 19 के दौरान रोहतास जिले में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोहतास जिले में वनों में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैमूर में सबसे ज़्यादा वन पाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर, और उसके बाद सर्वाधिक वनावरण कहाँ पाया गया है, जमुई में। सबसे कम न्यूनतम वन पाए गए हैं जहानाबाद में, और प्रतिशतता के आधार में कहाँ पाया गया है, जहानाबाद में। फिर रोहतास जिलों में अगर हम दो रिपोर्ट की तुलना करते हैं 17 और 19 में, तो रोहतास जिले में सबसे कम वनों में सर्वाधिक कमी हुई है। ठीक है। वहीं बांका जिले में वनों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। रोहतास में तो कमी दर्ज की गई है, लेकिन बांका में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। तो ये वन रिपोर्ट संबंधी सभी आंकड़े एक जगह आपको मिल गए। नेक्स्ट अगर हम बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर की बात करें तो इसमें अगर हम पहली न्यूज़ को देखें तो देश की पहली किसान रेल बनाई का परिचालन किया गया है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका संबंध बिहार के दानापुर से है। तो ये महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर तक चलाई गई है। तो याद रखिएगा, देश की पहली किसान रेल का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर तक। नेक्स्ट है सियासत में सदस्यता पुस्तक एक लॉन्च की गई है। तो ये नीतीश कुमार जी द्वारा की गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा की गई है। तो सियासत में सदस्यता पुस्तक, इसके लेखक कौन है, विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट है बिहार के भागलपुर में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सुशांत सिंह राजपूत के सम्मान में बिहार के भागलपुर ज़िले के सुल्तानगंज में ये फिल्म सिटी बनाई जा रही है। हमने पहले ही देख लिया है, वावेल रामकलावन सेशल्स के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनका संबंध कहाँ से है, बिहार के गोपालगंज जिले से। देखिए, घर तक फाइबर योजना शुरू की गई है पीएम मोदी के द्वारा बिहार में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब शुरू की गई है, 21 सितंबर 2020 को, और बिहार में 14,000 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना शुरू की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार में जो इस बार 5 जो है स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 4 बिहार के हैं। इनका नाम क्या क्या है, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, भागलपुर और पटना। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायत में तथा
35% आरक्षण सरकारी नौकरी में देने का प्रावधान किया है। तो बिहार देश का ये पहला राज्य बन गया है। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? तो डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। तो ये बिहार से संबंधित है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संजय मिश्रा। संजय मिश्रा क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए पटना नगर निगम द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं संजय मिश्रा, ये अभिनेता हैं। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर के जो कालीन भैया हैं यानी पंकज त्रिपाठी, इनको बिहार चुनाव आयोग द्वारा स्टेट आइकन के रूप में चुना गया है। ठीक है, क्या नाम है? पंकज त्रिपाठी। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नए चेयरमैन बनाए गए हैं RK महाजन, नाम याद रखिएगा RK महाजन। भारत के सबसे बड़े फ्रोजन सीमेंट वीर स्टेशन बनाया गया है, ये कहाँ बनाया गया है? पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। मृदुला सिन्हा जी हैं, तो ये मुजफ्फरपुर बिहार की वह वरिष्ठ भाजपा नेता तथा गोवा की पूर्व राज्यपाल हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये काफ़ी चर्चा में है। क्या नाम है? मृदुला सिन्हा। नवगठित बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? विजय कुमार सिन्हा। विश्व साक्षरता फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कौन बनाया गया है? अजीत सिंह। तो ये कहाँ की संस्था है? तो ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व साक्षरता फाउंडेशन ने बक्सर निवासी अजीत सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विश्व शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है पहली बार देश में ऑनलाइन पीएचडी परीक्षा ली गई है, तो किसके द्वारा की गई है? पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट है राज्य का पहला बायोबैंक बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? पटना में। जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 13 जिले बिहार के शामिल किए गए हैं। हेरिटेज सिटी बनाई जा रही है, कहाँ बनाई जा रही है? बोधगया में। नेक्स्ट देखते हैं पहले दृष्टिबाधित IAS हैं अधिकारी हैं, कौन है? राजेश सिंह। तो इन्होंने क्या एक पुस्तक का नाम लिखी है, ये काफ़ी चर्चा में रही है, पुटिंग द आई इन IAS। क्या नाम है इनका? राजेश सिंह। नेक्स्ट है डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। मोनिका दास काफ़ी चर्चा में है, क्यों? क्योंकि पहली ट्रांसजेंडर जिनको चुनाव के दौरान पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है। तो पीठासीन पदाधिकारी बनाए गए हैं और पहली ट्रांसजेंडर हैं, क्या नाम है इनका? मोनिका दास। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। तो क्या है ये न्यूज़? 50 वर्ष या उससे अधिक के अनुपयोगी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार। नेक्स्ट है भागलपुर। भागलपुर में क्या हो रहा है? सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? भागलपुर में। देखिए स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान आया है, इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इसमें बिहार को कौन सी रैंक मिली है? 26। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा इंस्पायर अवार्ड मानक रजिस्ट्रेशन के फाइनल रिपोर्ट में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को बिहार में प्रथम, देश में 8वां स्थान मिला है। इंस्पायर अवार्ड मानक रजिस्ट्रेशन के तहत मुजफ्फरपुर जिले को प्रथम और देश में 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखिएगा मानवेंद्र मिश्रा, नाम याद रख कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्केटिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, ये कहाँ से संबंधित है? सिवान जिले से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नेक्स्ट है ट्रिपल आई टी भागलपुर। इसको क्या किया गया है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन इंडेक्स 2020 के तहत बिहार के भागलपुर में स्थापित संस्थान को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजेंद्र झा श्रीराज, इनका क्या है? मैथिली भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्या नाम है इनका? मैथिली भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र झा, इनको किस उपनाम से जाना जाता है? श्री राज के नाम से। देखिए प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक पुस्तक है, इस पर जो है लिखी गई है ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी। ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सुल्तान अली मुद्दीन के द्वारा। सुल्तान अली मुद्दीन के द्वारा। देखिए मरणोपरांत वर्ष 2020 के पद्म विभूषण से सम्मानित बिहार के कौन से राजनेता हैं? तो जॉर्ज फर्नांडिस। नेक्स्ट है पहली बार बिहार में 2 मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कौन कौन है? रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। रेणु देवी का संबंध बेतिया से है, विधानसभा क्षेत्र से है, और तारकिशोर प्रसाद का कटिहार से है। बिहार में बाघों की संख्या देखें तो 31 है। बिहार का पहला महिला डाकघर अगर हम देखें तो कहाँ बनाया जा रहा है? पटना, बिहार में। नेक्स्ट है सिलाव खाजा, बिहार की मिठाई है जिसे GI टैग दिया गया है। बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, ये कहाँ बनाया गया है? कटिहार में। नेक्स्ट देखते हैं 17वीं बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? जीतन राम मांझी। नेक्स्ट देखते हैं बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये रेणु दास हैं और रेणु देवी हैं, ये कहाँ की हैं? बेतिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बांका। बांका में क्या हुआ है? भगवान बुद्ध से संबंधित प्राचीन भवनों के अवशेष मिले हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित है ये। ठीक है, बिहार निर्वाचन
राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं, कौन है? दीपक प्रसाद। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? HRC निवास। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द स्कॉटलैंड फिल्म है, इसको क्या किया गया है? ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इसके जो बिहार से संबंधित जो डायरेक्टर हैं, इनका नाम क्या है? मनीष। फिल्मकार हैं जो नाम क्या है इनका? मनीष वात्सल्य। बिहार के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में कौन सा स्थान मिला है? 25वां। और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो किसे मिला है? मिजोरम को। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए G20 सम्मेलन में बिहार की एक स्कीम है हर घर नल का जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया है, जो बिहार के लिए काफ़ी गौरवान्वित वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में, तो इसमें गंगा किनारे जो बसे शहरों में उसमें बिहार के मुंगेर को तीसरा स्थान मिला है स्वच्छता के मामले में। और स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर बड़े राज्यों की श्रेणी में देखें तो बिहार का 12वां स्थान है। और सबसे गंदा 10 लाख की से कम आबादी वाला देश का सबसे गंदा शहर देखें तो ये बिहार का गया है। अर्चना सोरंग जी का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार 500 बेड के कोरोना अस्पताल बनाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ? PM केयर फंड से पटना और मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला ऑनलाइन बाजार खोलने वाला महिला समूह है भागलपुर में खोला जा रहा है, किसके द्वारा? जीविका समूह के द्वारा, ये महिलाओं के द्वारा संचालित है। बिहार में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है अररिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है अररिया में। नेक्स्ट है, दो स्कीम है काफ़ी चर्चा है, एक सुमन और दूसरा है निःशुल्क राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम। सुमन किससे संबंधित है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना इसका पूरा नाम है। ये मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाने हेतु लाई गई है, क्या नाम है? सुमन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और इनके तहत 10.061 10.61% जो है जो केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिभा स्टाइपेंड योजना है, ये कृषि राज्य के कृषि विद्यालयों में अनुसंधान प्रोत्साहन करने के लिए छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करेगी ये स्कीम, क्या नाम है इसका? प्रतिभा स्टाइपेंड योजना। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की विकास दर कितनी है? तो लगातार पिछले 3 वर्षों से राष्ट्रीय विकास दर से ज़्यादा विकास दर हासिल करते हुए स्थिर मूल्यों पर कितनी है? 10.35% है। और वर्तमान मूल्य पर करंट प्राइस पर 15.1% है। ठीक है, अगर हम देखें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में का हिस्सा क्या है बिहार में, तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है 21.30 21.30, द्वितीयक क्षेत्र का है 19.70 और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र का है 59%। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सेवा का है, फिर कृषि का है, फिर द्वितीयक क्षेत्र का है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 47,541 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कांवर झील है बेगूसराय की, इसे भी बिहार की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है रामविलास पासवान जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध कहाँ है? तो बिहार के खगड़िया से इनका संबंध है। बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? 11.9%, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, बिहार में जो बजट आवंटन है उसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है वो प्राथमिक शिक्षा को दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो आय होती है बिहार में वो केंद्रीय करों में राज्यों के जो अंश होते हैं उनसे होती है। और सबसे ज़्यादा जो व्यय होता है वो सामाजिक सेवाओं में होता है। ठीक है, तो यह हमारा वीडियो बिहार राज्य विशेष से संबंधित है। देखिए केंद्रीय बजट 2020-21 और आर्थिक समीक्षा 2019-20 में जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो हम केवल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि कम समय में आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाए और आप भी अपनी तैयारी 1-2 बार कर सकें। देखिए आर्थिक समीक्षा 2019-20 की अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 में GDP विकास दर 20-21 की बात कर रहे हैं। वित्त वर्ष 20-21 में GDP विकास दर कितनी रहने के अनुमान है? 6 से 6.5%। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है? भारत वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रास्फीति 3.2% से घटकर 2.6 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके आर्थिक समीक्षा के, कि राजकोषीय घाटा आर्थिक समीक्षा 2019 के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि राजकोषीय घाटा क्या है? GDP का 3.3%। राजकोषीय घाटा GDP का 3.3% है। राजस्व घाटा कितना है? GDP का 2.3%। वही 3.3% में 1 माइनस कर देंगे तो राजस्व घाटा आपका आ जाएगा। चालू खाता घाटा कितना है? GDP का 1.5%। ठीक है, तो आपको शुरू के 3 याद रखने हैं, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, चालू खाता। 3.3%, 2.3%, 1.5%।
वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 5% की, वित्तीय वर्ष 2019-20 में। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी है का अनुमान कितना है? 6 से 6.5%। याद रखिएगा, अगर 19-20 पूछता है तो 5% है, और 20-21 पूछ रहा है तो 6 से 6.5% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? जनवरी 2020 तक का डेटा है ये, $461.2 बिलियन, $461.2 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है भारत आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार? केंद्रीय आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.9%। उद्योगों का कितना है? 28.3%। और सेवा क्षेत्र का कितना है? 57.8%। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में शीर्ष निर्यातक देश कौन से हैं? शीर्ष निर्यातक देश जहाँ पे हम ज़्यादा सामान भेजते हैं तो उसमें शीर्ष निर्यातक कौन है? अमेरिका। और अगर हम शीर्ष आयातक की बात करें तो शीर्ष आयातक कौन है? चीन। ठीक है, शीर्ष निर्यातक हो गया, शीर्ष आयातक हो गया। अगर हम देखिए, काफ़ी चर्चा में है शीर्ष व्यापारिक भागीदार। शीर्ष व्यापारिक भागीदार आपसे पूछा जाता है तो कौन है? अमेरिका। शीर्ष निर्यातक कौन है? आपको पता चल गया, अमेरिका। शीर्ष आयातक कहाँ से हम करते हैं? चीन से। और शीर्ष व्यापारिक भागीदार पूछा जाता है या साझेदार पूछा जाता है तो वो अमेरिका। ठीक है, अब हम देखते हैं शीर्ष निर्यात मदें कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात करते हैं। आयात किस चीज़ का करते हैं? कच्चा पेट्रोलियम का करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम एफडीआई की बात करते हैं, एफडीआई भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? तो वो सिंगापुर से आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, अगर हम एफडीआई आकर्षित सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? एफडीआई आती है सबसे ज़्यादा इंडिया में जो एफडीआई आती है वो कहाँ से आती है? सिंगापुर से। लेकिन अगर हम पूरी कंट्रीज़ की बात करें तो पूरी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एफडीआई कौन आकर्षित करता है? तो वो अमेरिका करता है। रेमिटेंसेस मतलब जब लोग बाहर जाके अपने देश में पैसा भेजते हैं, मान लीजिए लोग बाहर काम कर रहे हैं लेकिन अपने देश में पैसा भेजते हैं, उसके क्रम में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आती हैं, धन का प्रवाह भारत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बजट की बात करें तो 20-21 के लिए अगर हम बजट की बात करें तो 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 3.5% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर 10% रहने का अनुमान है। ये बजट 20-21 में बताया गया है, ये अनुमान है एक तरह से। भारत अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये हमारा बजट और इकोनॉमिक्स। एक और चीज़ है कि ज़्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना शुरू की गई है। उसका नाम क्या है जो बजट में इस बार मेंशन की गई है? निर्वीक। ज़्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना शुरू की गई है, निर्वीक। ठीक है, तो इसका नाम आप याद रखिएगा। तो ये हमारा जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ बताए गए हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार बजट एवं बिहार आर्थिक सर्वे में हम केवल यहाँ पे वो फैक्ट्स और वो न्यूज़ देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमें मेंस नहीं देना है, हमें प्रीलिम्स देना है। तो जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम केवल उसे देखेंगे। तो देखिए, पहली बार क्या है कि डेट याद रखिएगा कब प्रस्तुत किया गया है, बिहार बजट 2020-21। तो बजट क्या होता है? एक तरह से अनुमान होता है अगले वित्त वर्ष के लिए। तो 20-21 के लिए पेश किया जा रहा है, और जो आर्थिक सर्वे होता है वो 19-20 के लिए पेश किया जाता है। एक वर्ष पीछे के जो उनका रिजल्ट है उसको बताया जाता है। ठीक है, सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो बिहार बजट अगर हम देखें तो 25 फरवरी 2020 को पेश किया गया है, सुशील मोदी जी के द्वारा पेश किया गया है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2,11,961, डेटा याद रखिएगा, 2,11,961.49 करोड़ रुपए की आय की तुलना में व्यय कितना है? 2,11,761.49। ठीक है, तो आय कितनी है? 2,11,961.49 और व्यय कितना है? 2,11,761.49। वित्तीय घाटा कितना बताया गया है? 2.97% के आसपास। ठीक है, 2.97 के आसपास बताया गया है वित्तीय घाटा। नेक्स्ट देखते हैं, बजट में शिक्षा पर अब तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया है। ठीक है, कितना किया गया है?
35,151.05 करोड़ रुपए। डेटा याद रखिएगा क्योंकि शिक्षा पे किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार किया गया है, हर बार किया जाता है लेकिन इस बार का ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 35,191.05 करोड़ रुपए खर्च किए आवंटित किए गए हैं शिक्षा पर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020-21 के लिए बिहार बजट में राजकोषीय घाटा बताया गया है 2.97%। 2.97% राजकोषीय घाटा बताया गया है। ये बजट पहली बार ग्रीन बजट पेश किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों की विवरणात्मक पुस्तिका देश में पहली बार सदन में प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, NK सिंह की अध्यक्षता वाली 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? 10.061%। 10.061%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उन्नयन योजना इस बजट में देखने को मिली है, जो क्या है कि क्लास 9 से और 10 के लिए ई कंटेंट माध्यम से पढ़ाना। ठीक है, क्या है उन्नयन योजना? क्लास 9 एवं 10th के बच्चों को ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाना, डिजिटली पढ़ाना। नेक्स्ट है बिहार राज्य जैविक मिशन के तहत जैविक कॉरिडोर का निर्माण करना। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैविक खेती में को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें चर्चा की गई है बिहार बजट में प्रतिभा स्टाइपेंड योजना की। ये क्या है? राज्य के कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान, प्रोत्साहन, ग्रांट एवं कृषि छात्रों को सम्मानित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु 24,500, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु 24,500 करोड़ रुपए के व्यय से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार पिछले 3 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय विकास दर से ज़्यादा विकास दर हासिल करते हुए स्थिर मूल्यों पर 10.53% की विकास दर एवं वर्तमान मूल्यों पर 15.01 की विकास दर हासिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। स्थिर मूल्यों पर कितनी है? 10.5%, 10.53%, और वर्तमान मूल्यों पर कितनी है? 15.1%। बिहार में राज्य मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? 312, याद रखिएगा इसे। नहीं, 2005 में 312 थी, जो 2017 में घटकर 165 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वही सुमन, हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, और राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम विभागों का बजट आवंटन देखें कि कौन इस बार सबसे ज़्यादा आवंटन किस को किया गया है, तो प्राथमिक शिक्षा को किया गया है 35,191.05 करोड़। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्राथमिक शिक्षा। बिहार बजट में पैसा आता कहाँ से है? आता कहाँ से 2021 में? केंद्रीय करों में राज्यांश से सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, और रुपया जाता कहाँ है? सामाजिक सेवाओं में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वे के कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इसमें क्या है कि सकल राज्य मूलवर्धन में जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान है उसको देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का कितना है? 21.30%। द्वितीयक क्षेत्र का कितना है? 19.70%। और तृतीयक का कितना है? 59%। तृतीयक का याद रखिएगा 59 है, प्राथमिक का कितना है? 21.30। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, पीछे भी हमने डिस्कस किया था इसे। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 47,541। 47,541। ठीक है, वर्तमान मूल्यों पर है, और स्थिर मूल्यों पर कितनी है? 33,629। तो आपको 47,541 याद रखना है, ये वर्तमान मूल्यों पे है, यही आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.68% है। राजकोषीय घाटा 2018-19 में 2.68% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। ये किसको दिया गया है? भारत सरकार ने मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है। ठीक है, तो ये हमारा बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो इम्पोर्टेंट डेटा था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और जो है इसको एक बार और सुन लीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कृषि संबंधित आंकड़ों से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पे हम पहले भारत के एग्रीकल्चर डेटा को देख लेते हैं, उसके बाद वैश्विक कृषिगत उत्पादन को भी देख लेते हैं, वैश्विक उत्पादन को भी देख लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग देखते हैं कि कौन सा राज्य जो उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग करता है, तो वह उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा है उसे हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं।
और अगर हम प्रति हेक्टेयर उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग देखते हैं तो वह तेलंगाना में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केवल हम उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग देखते हैं तो यूपी में, और प्रति हेक्टेयर देखते हैं तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चावल का उत्पादन अगर हम देखें तो भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये डेटा लेटेस्ट है और इसके लिए बिल्कुल भी जो है डाउटफुल मत रहिएगा। ये डेटा एकदम लेटेस्ट है और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। याद रखिएगा, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। ज्वार का सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, इसको एक दो बार सुन लेंगे आपको याद रहेगा। मक्का का कर्नाटक में, ज्वार का महाराष्ट्र में। मोटा अनाज है बाजरा, इसका कहाँ होता है? राजस्थान में। चना का अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश में। अरहर को अगर हम देखें तो ये कर्नाटक में। अरहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कर्नाटक में। लेकिन अगर हम कुल दाल के रिस्पेक्ट में देखें, अरहर देखिए कर्नाटक में हो रहा है, लेकिन अगर हम कुल दाल देखें तो ये एमपी में सबसे ज़्यादा होता है। समस्त खाद्यान्न, सभी खाद्यान्नों को जोड़ दें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समस्त खाद्यान्न यूपी में। ठीक है, कुल दाल होती है एमपी में, अरहर होती है कर्नाटक में, लेकिन समस्त खाद्यान्न अगर हम देखें तो वो यूपी में। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। सूरजमुखी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। सुपारी का कर्नाटक में। नारियल केरल, काजू महाराष्ट्र। ठीक है, नारियल केरल और काजू महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, कपास महाराष्ट्र में और जूट पश्चिम बंगाल। तो ये तो हमारा इंडिया का डेटा हो गया। एक बार हम वर्ल्ड लेवल पे देख लेते हैं। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन करता है। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ज्वार सबसे ज़्यादा यूएसए, तो मक्का और ज्वार यूएसए करता है। दलहन भारत करता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। सोयाबीन का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा यूएसए करता है। सूरजमुखी को ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूरजमुखी कौन करता है? यूक्रेन। गन्ना का कौन करता है? ब्राज़ील। कपास का चीन। जूट का भारत। नारियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन करता है? इंडोनेशिया। मसाले भारत करता है। चाय चीन करता है। कॉफ़ी ब्राज़ील करता है। तंबाकू चीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक रबड़ कौन करता है? थाईलैंड। ठीक। जूट कौन करता है? भारत। तो ये हमारा कृषि संबंधित आंकड़ों का वीडियो है। इसे आप एक दो बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए, खनिज संबंधित जो आंकड़े हैं भारत एवं विश्व के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इसमें से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट डेटा है वही कंसिडर किया गया है, इसमें बिल्कुल त्रुटि नहीं है। तो एकदम इसको एकदम ऑथेंटिक मान के आप एकदम इस पर विश्वास कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें ज़्यादा आपको नहीं बताया गया है, केवल बहुत ही टू द पॉइंट बताया जा रहा है और भारत एवं विश्व को एक साथ समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सुन लें और 1 से 2 बार आप सुन लें, आपको एग्ज़ाम से पहले तक ये कंठस्थ हो जाएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले अगर हम देखें लॉ अयस्क की बात करते हैं, लॉ अयस्क की, आयरन ओर की। तो इसमें अगर हम भारत के क्रम में देखें तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पहले हम उत्पादन को रखे हैं, दूसरे क्रम पे भंडार को रखे हैं। ठीक है, तो लौह अयस्क में उत्पादन अगर हम देखें तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किया जाता है और भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कर्नाटका में। लौह अयस्क का अगर हम देखें तो उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है और भंडार कर्नाटका में है। वहीं हम विश्व रेस्पेक्ट में अगर देखें, वर्ल्ड रेस्पेक्ट में, तो उत्पादन सबसे ज़्यादा है चीन में, लेकिन भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखिएगा, भारत में उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में, और विश्व में कहाँ होता है? चीन में। दूसरा अगर हम देखें कोयला, कोयला क्योंकि हॉट होता है, हॉट टॉपिक होता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कोयला का अगर हम उत्पादन देखें तो वही जैसे लौह अयस्क का हो रहा था वैसे कोयला का भी उत्पादन हो रहा है, कहाँ? उड़ीसा से। लेकिन भंडारण यहाँ पे कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, तो वहाँ पे भंडारण कहाँ पे सबसे ज़्यादा था? कर्नाटक में, लेकिन कोयले का यहाँ भंडारण कहाँ पे है? झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, कोयला अगर हम विश्व के रेस्पेक्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे भी चीन ही कर रहा है और भंडारण कहाँ सबसे ज़्यादा है? अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका एक तरह से समृद्ध है, क्योंकि इसको फ्यूचर, इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि फ्यूचर स्टेबल है क्योंकि उसके पास कोयला का भंडारण सबसे ज़्यादा है। तो ये
कहाँ पे भंडारण सबसे ज़्यादा है? अमेरिका में। नेक्स्ट अगर हम देखें लिग्नाइट, लिग्नाइट अगर हम देखें तो ये उत्पादन और भंडारण दोनों तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। लिग्नाइट उत्पादन और भंडारण दोनों तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम विश्व रेस्पेक्ट में लिग्नाइट को देखें तो उत्पादन एवं भंडारण चिली में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभ्रक। अभ्रक अगर हम देखें तो कच्चा अभ्रक अगर हम देखें तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? कच्चा अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर हम विश्व सीट जो है, जैसे सीट के हिसाब से उत्पादन देखते हैं अभ्रक का, तो इसमें भारत प्रथम स्थान पे है। विश्व में सीट के अभ्रक के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। और अभ्रक का उत्पादन है, सीट के क्रम में नहीं, केवल अभ्रक का उत्पादन में अगर हम देखें तो रूस फर्स्ट पोजीशन पे। अभ्रक सीट के फॉर्म में अगर हम निकालते हैं तो भारत फर्स्ट है, लेकिन अगर हम अभ्रक के फॉर्म में देखते हैं तो रूस फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं चांदी के क्रम में देखें तो उत्पादन और भंडारण दोनों जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। और विश्व में के रिस्पेक्ट में देखें तो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिको में, और भंडारण सबसे ज़्यादा होता है पेरू में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण, सोना देखते हैं। तो सोना का जो है सबसे ज़्यादा भंडारण और उत्पादन कर्नाटक में होता है। और अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो उत्पादन चीन करता है, लेकिन भंडारण कहाँ सबसे ज़्यादा है सोने का? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हीरा का। देखें अगर उत्पादन और भंडारण एमपी में सबसे ज़्यादा है, और वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो रूस में है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें ताम्र, ताम्र उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ताम्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो उत्पादन और भंडारण दोनों सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? चिली में। किसका? ताम्र का। नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है कि भारत में उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करता है? उत्पादन और भंडारण दोनों उड़ीसा करता है बॉक्साइट का। उत्पादन और भंडारण दोनों बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा कौन करता है? उड़ीसा करता है। और वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया और भंडारण करता है गिनी। ठीक है। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं क्रोमाइट को। क्रोमाइट का भारत में अगर उत्पादन और भंडारण देखें तो उड़ीसा करता है। और वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो उत्पादन करता है दक्षिण अफ्रीका, लेकिन सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? कजाकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेड। लेड है, उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा? चीन। और भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं प्राकृतिक गैस। भारत में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? का उत्पादन कहाँ पे होता है? अपतटीय क्षेत्र में। अपतटीय क्षेत्र में होता है। फिर भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? अपतटीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन भंडारण दोनों कहाँ पाया जाता है? अपतटीय क्षेत्र में। कच्चा तेल का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा किया जाता है? वहीं अपतटीय क्षेत्र में। और भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? अपतटीय क्षेत्र में ही भंडारण है। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम कच्चा तेल वर्ल्ड रिस्पेक्ट में देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। कच्चा तेल अगर हम वर्ल्ड रिस्पेक्ट में देखें तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? अमेरिका करता है। और भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वेनेजुएला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? अमेरिका करता है, लेकिन भंडारण कहाँ पे है? रूस में। विश्व में इस्पात उत्पादन के अगर हम क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। ठीक है। लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? कजाकिस्तान करता है, लेकिन रिजर्व सबसे ज़्यादा किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। तो खनिज संबंधी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए हैं बहुत ही कम समय में। इसको एक दो बार सुन लीजिए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएगा इससे। ठीक है।